क्वेश्चन नंबर 22 हमने अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था? नो सर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन निकाल लीजिए 22 अपने बुकलेट का। और ये क्वेश्चन जो है ये अगेन पेपर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल इसी टाइप की वर्किंग आपको पेपर 3 में भी मिलेगी। इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट आप खुद पेपर 3 में परफॉर्म भी करेंगे। तो ये जो है वो आप जरा इसको केयरफुली देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है Na2CO3 डॉट XH2O। अच्छा, यहाँ पर XH2O का मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक सोडियम कार्बोनेट के साथ X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पर 1:X का रेशियो है कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन X मोल ऑफ H2O. A student wished to determine the value of X by carrying out a titration with the following results. 5.13 gram of washing soda crystals were dissolved in water. अच्छा, ये जो है ऊपर फॉर्मूला ये वॉशिंग सोडा का है। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं, उसी का नंबर हमें फाइंड आउट करना है इस एक्सपेरिमेंट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यही एक्सपेरिमेंट आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने के लिए भी आ सकता है आप। तो 5.13 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा लिया, उसको डिसॉल्व किया वाटर में, एंड देन द सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 250 cm क्यूब इन अ स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आपने जो है वो बनाना होता है सॉल्यूशन। जब भी बनाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपने 5.13 ग्राम वॉशिंग सोडा लिया, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला और उसको 250 cm क्यूब तक मेकअप कर दिया, यानी अब आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो सॉल्यूशन है वो 250 cm क्यूब का है। अच्छा, अब वो जो सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में से 25 cm क्यूब अब उसमें से 25 cm क्यूब पिपेट आउट किया, यानी कि 250 में से 25 निकाला और उसको टाइट्रेट किया, तो 35.8 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आपको लिखना है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Na2CO3 एंड HCl। अच्छा, ये अगर ना भी लिखा होता कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ओ लेवल की नॉलेज आपकी जो है वो आपको इस्तेमाल करनी होगी, और वो ये है कि कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो Na2CO3 reacts with 2HCl और ये प्रोड्यूस करेगा 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ये इक्वेशन जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट, calculate the amount in moles of HCl in 35.8 cm cube solution used in the titration। जो HCl used in the titration है वो यहाँ लिखा हुआ है 35.8.1 मोल पर dm क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये है कि जो HCl आप यूज कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, और आपको उसके मोल कैलकुलेट करने हैं। तो आप एक तो फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि 1000 cm क्यूब कंटेन 0.100 मोल HCl।
0.100 मोल पर डीएम क्यूब का मतलब यही है कि 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1000 सीएम क्यूब या 1 डीएम क्यूब। 1000 सीएम क्यूब का मतलब 1 डीएम क्यूब होता है। तो 35.8 सीएम क्यूब के लिए कितने मोल HCl होंगे? यही हमारा सवाल था कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करने हैं इन 35.8 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसका जो आंसर होगा वो 3.58 10 to the power -3 मोल, और ये मोल आ गए मोल ऑफ HCl। ये हमने HCl के मोल फाइंड आउट कर लिए जो हमने यूज किए हैं 25 सीएम क्यूब ऑफ वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। राइट जी, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज योर आंसर टू 1 and 2। आंसर 1 जो है ये इक्वेशन है और आंसर 2 जो है ये मोल ऑफ HCl है, और आपको कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द 25 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इन द टाइट्रेट। आपने 25 सीएम क्यूब ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया था, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन लिया था, उसको टाइट्रेट किया था HCl के साथ, और जो HCl के मोल कंज्यूम हुए थे वो आपने कैलकुलेट किए हैं पार्ट 2 में, और वो आपसे कह रहा है पार्ट 2 और पार्ट 1 को कंपेयर करो, यानी कि इक्वेशन को कंपेयर करने को कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये रिलेशन जो फाइंड करेंगे वो इक्वेशन से फाइंड करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट और HCl का रिलेशन। अब सोडियम कार्बोनेट और HCl का रिलेशन जो है वो क्या है, 1:2 है, और 1:2 का मतलब ये है कि 3.58 10 to the power -3, तो ये हो जाएगा x। 3.58 10 to the power -3 और सोडियम कार्बोनेट के मोल्स x हो गए। आंसर बताइएगा कैलकुलेट करके, 1.79 है तो वही into बताइएगा जी। 1.79 into 10 की पावर -2। 1.79 10 to the power -2 -2 कैसे हो गया यार? -3 है सर, 2 नहीं है। -3 फिर 3 रहेगा। हाँ सर, -3 है। 1.7 10 to the power -3 मोल, ये मोल हैं सोडियम कार्बोनेट के, प्योर सोडियम कार्बोनेट के, लेकिन 25 सीएम क्यूब के अंदर है, क्योंकि जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो 25 सीएम क्यूब में कैलकुलेट। ये मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं लेकिन 25 सीएम क्यूब में है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यूज योर आंसर टू 3, यानी जो प्रीवियस आंसर है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द 250 सीएम क्यूब। मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10, या फिर आप यूं लिख सकते हैं कि अगर 25 सीएम क्यूब में 1.79 10 to the power -3 हैं तो फिर 250 में कितने होंगे? इट विल बी x, यानी पावर -2 1.79 10 to the power -2 मोल, और ये मोल किसके हैं? ये मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैं, और ये मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट हैं इन 250 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब अगली बात ये समझिए कि अगर आप दोबारा से प्रीवियस पार्ट पे जाएं जहां उसने शुरू में कहानी सुनाई थी,
उसने कहा था कि 5.13 ग्राम उसने वॉशिंग सोडा लिया था और उसको 250 cm³ में डिसॉल्व किया था। इसका मतलब ये है कि 250 cm³ में आपने जो भी सोडियम कार्बोनेट के मोल फाइंड आउट किए हैं ये एक्चुअली वॉशिंग सोडा के 5.13 में मौजूद है, क्योंकि हमने वॉशिंग सोडा का 5.13 ग्राम डिसॉल्व किया था 250 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में और फिर उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये जो मोल हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं 250 cm³ में, ये एक्चुअली वॉशिंग सोडा के 5.13 में मौजूद है। अब आपसे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 5.13। तो आप सिंपली 1.79 10⁻⁻² को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 106 और ये 106 क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट का MR है, क्योंकि हमें जो मास कैलकुलेट करना है वो सोडियम कार्बोनेट का करना है, वॉशिंग सोडा का नहीं करना। वॉशिंग सोडा में तो पानी भी मौजूद है और वॉशिंग सोडा हमने लिया था 5.13। तो यहाँ पर जब आप 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ मास आएगा, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट ओनली। आंसर बताइए। 1.9 1.9 से आगे 1.8974 आ रहा था। 1.90 ग्राम। तो 1.90 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट मौजूद है 5.13 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी रह गया 1.9 के अलावा जो बाकी है वो वाटर। 1.9 के अलावा जो बाकी है वो वाटर। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर now use your calculations in A to determine the value of X in sodium carbonate dot XH2O। ये वॉशिंग सोडा का उसने फॉर्मूला लिखा था लेकिन उसने X की वैल्यू नहीं बताई थी। अब आपसे वो कह रहा है कि आपने जो अभी तक कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन को यूज करके आप बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अच्छा, अब 5.13 वॉशिंग सोडा का मास था, 1.90 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आ गया जो हमने प्रीवियस पार्ट पे कैलकुलेट किया था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 3.23 ग्राम आ गया। ये वो डिफरेंस है जो एक्चुअली मास ऑफ वाटर है। जो 5.13 ग्राम के अंदर मास ऑफ वाटर मौजूद है वो 3.23 ग्राम है। तो अब हमें सोडियम कार्बोनेट का मास भी पता चल गया और हमें वाटर का मास भी पता चल गया। ये मैंने अब सोडियम कार्बोनेट और वाटर को कंपेयर किया है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट और वाटर को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन उसी तरह से होगा जैसे कंपैरिजन आप करते हैं मोलर रेशो में। जैसे आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं तो हमें वही एक्चुअली मोलर रेशो निकालना है कि सोडियम कार्बोनेट का और वाटर का मोलर रेशो क्या है। तो मोलर रेशो निकालने के लिए पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने सोडियम कार्बोनेट का मास लिया डिवाइडेड बाय MR और वाटर का मास लिया डिवाइडेड बाय MR। इसकी वैल्यू 0.018 आ गई और इसकी वैल्यू 0.179 आ गई। ये इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, number of moles of sodium carbonate and number of moles of H2O। उसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया 0.018 से जो स्मॉलेस्ट नंबर है। इस तरह हमें मोलर रेशो ऑब्टेन हो गया 1:10 का, यानी 1 सोडियम कार्बोनेट के साथ
10 H2O मौजूद हैं, तो X की वैल्यू 10 है। देख लीजिए इस कैलकुलेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल तो आपको करना हो इससे पहले। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23 को आप पहले रीड करें, 2-3 मिनट आप ले लें रीड करने के लिए, आराम से इसको रीड करें। ये जो क्वेश्चन है ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का पैटर्न पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू ऑफ एक्स निकाली थी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाले थे, लेकिन टाइट्रेशन मेथड इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो है वो टाइट्रेशन मेथड इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब जो इस्तेमाल हो रहा है वो डिफरेंट बात हो। अब आप पढ़िए इसको, फिर आपको समझ में आएगा कि इस मेथड में और पिछले मेथड में क्या फर्क है। शुरू से पढ़िएगा। राइट जी, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें भी जो आपको गिवन है वो जिंक सल्फेट XH2O गिवन है, और यहाँ पर भी पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट आगे लिखा हुआ है कि आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है, लेकिन वैल्यू ऑफ x इस मर्तबा निकालनी है टू हीट इट केयरफुली टू ड्राई ऑफ द वाटर। यानी पिछले केस में तो आपने टाइट्रेशन की थी, इस केस में टाइट्रेशन नहीं करनी, बल्कि टाइट्रेशन की जगह जो है वो आप हीट करेंगे, हीट करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालेंगे। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का निकालने का दूसरा तरीका है, और ये तरीका भी आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इस पर बाद में आगे बात करते हैं, पहले दोबारा से प्रीवियस पार्ट पे ए पे आ जाइए। इसमें उसने ये लिखा है कि क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट मे बी प्रिपेयर्ड इन अ स्कूल और कॉलेज लेबोरेटरी by reacting dilute sulfuric acid with a suitable compound of zinc। वो जिंक के साथ रिएक्ट करने की बात नहीं कर रहा, सुटेबल कंपाउंड ऑफ जिंक के साथ बात कर रहा है। अब ये अगेन ओ लेवल का क्वेश्चन है। ओ लेवल में आपको बताया गया था कि जब सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाए जाते हैं तो सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने के लिए हम एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, क्योंकि उसने नहीं मांगा, या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, या मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब इनमें से कोई भी दो ऑप्शंस आप लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड। जब आप जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट और वाटर बनेगा। इसी तरह से जब आप जिंक कार्बोनेट को
जब आप जिंक कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ तो जिंक सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये दो कंपाउंड आप इस्तेमाल करेंगे टू फॉर्म जिंक सल्फेट। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए अगले पार्ट में क्या बात हो रही है। ये उसमें इक्वेशन आपको दी है कि जिंक सल्फेट XH2O को जब हीट किया जाता है तो जिंक सल्फेट रह जाता है और वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, लूज हो जाता है। तो ये तरीका, जैसे मैंने कहा, पिछले तरीके से मुख्तलिफ है। इस तरीके में आपने क्या करना है, इस तरीके में आपने मास ऑफ एम्प्टी ट्यूब ली, फिर मास ऑफ ट्यूब ली प्लस हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ये है कि अभी इसमें वाटर मौजूद है, और फिर आपने ली मास ऑफ ट्यूब प्लस सॉल्ट आफ्टर फोर्थ हीटिंग। क्योंकि अगर आप यहाँ लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने जो है वो हीट किया, फिर वे किया, रीहीट किया, रीवे किया, और ये 4 दफा किया। अब सवाल ये है कि ये काम क्यों किया जाता है, रीहीट एंड रीवे। ये रीहीट और रीवे का जो कॉन्सेप्ट है, रीहीट और रीवे का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली ये है कि आप जो है जब रीहीट और रीवे करेंगे तो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जितना वाटर निकलना है वो वाटर चला गया। जैसे फर्ज करें आपने एक दफा वे किया, फिर हीट करके कूल करके फिर वे किया, पता चला मास में डिफरेंस आ गया और मास कम हो गया, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पहले वाटर पूरा नहीं निकला था, थोड़ा सा वाटर और निकला। तो अब आपको श्योर नहीं है कि अभी मजीद वाटर है या नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि रीहीट एंड रीवे टिल यू गेट 2 कांस्टेंट मासेस। जब तक आपको 2 कांस्टेंट मास ऑब्टेन नहीं होते, ये कंफर्म नहीं होगा कि जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो चला गया या नहीं। क्योंकि 2 कांस्टेंट मासेस का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि अब मजीद वाटर रिमूव नहीं हो रहा, यानी कि सारा वाटर रिमूव हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर ये पूछता है कि आप एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेंगे, एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट की कैसे बढ़ाएंगे। तो उसका तरीका यही होता है कि रीहीट एंड रीवे टिल यू गेट 2 कांस्टेंट मासेस। रीहीट एंड रीवे टिल यू गेट 2 कांस्टेंट मासेस। अब यहाँ पर सवाल जो है कि व्हाई वाज द बॉइलिंग ट्यूब हीटेड, कूल्ड एंड रीवेड 4 टाइम्स, क्या आंसर देंगे इसका? मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई। सर ये 76 पॉइंट क्या कह रहे हैं बेटा आप? सर वाटर को रिमूव करने के लिए, ताकि हाँ, बेसिकली इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि टू ensure that all the water has been removed. All the water has been, ये कंफर्म करने के लिए ये सारा का सारा वाटर एलिमिनेट हो गया, हम इसको जो है वो रीहीट और रीवे करते हैं। और ये 4 दफा करने की वजह यही है कि ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया है। क्योंकि अगर ये कंफर्म नहीं किया, हमने इंश्योर नहीं किया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया है, तो फिर आगे हमारे लिए मुश्किल होगी, हमारी वैल्यू ठीक नहीं आएगी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट प्रोड्यूस। क्या करेंगे?
सर ये 76.34 में से माइनस कर देंगे मास ऑफ एम्प्टी ट्यूब। अच्छा, ऊपर मास ऑफ एम्प्टी ट्यूब गिवन है, एक मास ऑफ ट्यूब प्लस हाइड्रेटेड सॉल्ट है और एक है मास ऑफ ट्यूब प्लस सॉल्ट आफ्टर फोर्थ हीटिंग। आफ्टर फोर्थ हीटिंग का मतलब ये है कि वाटर सारा इसमें से जा चुका है। अब इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर एक तो ट्यूब मौजूद है और एक इसके अंदर जिंक सल्फेट मौजूद है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि अब इसमें वाटर नहीं है। तो अब अगर आप 76.34 में से 74.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ट्यूब के अलावा जो भी है इसके अंदर वो जिंक सल्फेट एनहाइड्रस है। और ये डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है? 2.09। ये 2.09 ग्राम जो है ये एनहाइड्रस जिंक सल्फेट, और इसके हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो डिवाइडेड बाय एमआर करेंगे। जिंक सल्फेट का एमआर आप फाइंड आउट करें। वन 161.5 आ रहा है सर। क्या कह रहे हैं? 161.5 इसका एमआर आ रहा है। 161.5 इसका एमआर आ रहा है और इसका जो एमआर के बाद आंसर पॉइंट 0.13 0.0 0.013 मोल, ये आ गए मोल ऑफ एनहाइड्रस जिंक सल्फेट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ वाटर ड्राइवन ऑफ बाय हीटिंग। अब वाटर कितना ड्राइवन ऑफ हुआ ये निकालने के लिए आप अगर इस चीज को कंसीडर करें कि जो सेकंड डेटा गिवन है इसमें मास ऑफ ट्यूब प्लस हाइड्रेटेड सॉल्ट है और ये जो है ये मास ऑफ ट्यूब प्लस एनहाइड्रस सॉल्ट। इसका मतलब ये है कि हाइड्रेटेड में और एनहाइड्रस में जो फर्क है वो वाटर का डिफरेंस, क्योंकि पहले मास ज्यादा था, हीट करने के बाद मास कम हो गया। जो मास लॉस्ट है वो ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर है। मास लॉस यहाँ पर जो हो रहा है 77.97 माइनस 76.34, क्या डिफरेंस आ रहा है? वन 1.63। ये हमने दोनों के अलग अलग मोल्स कैलकुलेट कर लिए, लेकिन आप देखिए कि इसमें जो स्टोरी थी, स्टोरी जरा डिफरेंट थी कि आपने टाइट्रेशन नहीं की बल्कि टाइट्रेशन की जगह आपने हीटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हीटिंग करके अलग कर दिया। नेक्स्ट, यूज योर रिजल्ट टू 2 and 3। ये प्रीवियस रिजल्ट्स की बात हो रही है, यानी जो आपने मोल निकाले थे एनहाइड्रस जिंक सल्फेट के और वाटर के, वो मोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं।
आप लोगों ने जो मोल निकाले हैं मैं वो ले लेता हूँ 0.13 एंड 0.91 पॉइंट 0.13 तो 0.013 और वाटर का मास जो है मोल्स जो हैं वो 0.091 है। अच्छा बेटा अब ये मास नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में उसने मास निकलवाया था और बाद में हमने मोल निकाले थे, यहाँ वो ऑलरेडी मोल निकलवा चुका है। ये दोनों वैल्यूज जो आपके सामने हैं ये मोल्स हैं और अब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और ये रेशियो जो बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली 1 और 7 का बनेगा। यहाँ पर जो रेशियो बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली 1 और 7 का बनेगा, यानी x की वैल्यू 7 होगी और आप देखें 7 मार्क का क्वेश्चन। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी और अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपके जहन में है तो पूछ सकते हैं आप। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर देंगे ये पार्ट 4। पार्ट 4 में हमने जिंक सल्फेट और वाटर के मोल्स पिक किए हैं जो हमारे प्रीवियस पार्ट से हमने कैलकुलेट किए थे और जिंक सल्फेट के मोल हमने कैलकुलेट 0.013 किए थे, वाटर के मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे 0.091 और ये दोनों मोल्स का हमें अब मोलर रेशियो निकालना है। मोलर रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि हम स्मॉलेस्ट मोल से सबको डिवाइड करते हैं। जो स्मॉलेस्ट मोल्स हैं वो 0.013 है, तो हमने दोनों को 0.013 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर रेशियो आ गया 1:7। तो रेशियो आया वो 1:7 का। ये ठीक है बात सर, समझ थैंक में आ गई होगी? जी सर, जी सर, थैंक यू। ठीक है, अब इसका जो अगला पार्ट है आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें कंसंट्रेशन के साथ मिक्स कॉन्सेप्ट है। रेज मैंने इसलिए कर लिया ताकि आपको खुद से समझ में आए कि करना क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको रीड।
अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में 15 milligram per day of zinc जो है will be sufficient to prevent deficiencies, और zinc ethanoate crystals may be used in this way, और इसका MR आपको गिवन है 219.4 और 15 मिलीग्राम डेली इंटेक। सवाल आपसे यह है कि व्हाट मास ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन जिंक इथेनोएट will need to be taken to obtain a dose of 15 milligram of zinc। यानी अगर आपको जिंक चाहिए इन फॉर्म ऑफ जिंक इथेनोएट आपको मिलेगा, तो आपको ये बताना है कि कितना जिंक इथेनोएट आप खाएंगे जिस 15 मिलीग्राम जिंक आपको ऑब्टेन हो जाए। तो ये एक्चुअली आपको एक मास गिवन है और दूसरे का मास निकालना है। अच्छा, एक काम तो ये कि ये आपको ग्राम मिलीग्राम में गिवन है, लेकिन आपको पता है कि एमआर में जब हम रिलेट करते हैं तो ग्राम में लिया जाता है, और आगे वैसे भी हमें वैसे मिलीग्राम में भी निकाल सकते थे, लेकिन आगे हमें ग्राम में यूज करना है क्योंकि आगे हमें मोल्स निकालना है। मोल्स के लिए हमेशा ग्राम यूज हो। तो 219.4 ग्राम के अंदर जिंक कितना? 65.4। 65.4 ये जिंक का AR है। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो एक जिंक इन्वॉल्व, 219.4 ग्राम ऑफ जिंक इथेनोएट में 65.4 ग्राम जिंक है, तो 0.015 ग्राम के अंदर कितना जिंक होगा? ये 15 मिलीग्राम को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया है ताकि ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो। 219.4 ग्राम, तो ये 65.4 ग्राम हो जाएगा। 0.015 के लिए ये x हो जाएगा। आंसर बताइएगा। (4.47 into 10 की पावर -3 4.47 into 10 की पावर -3 10 to the power -3, ये आ गए ग्राम, और ये ग्राम्स हैं, ग्राम्स ऑफ जिंक इथेनोएट। लेकिन ये जो डोज है 15 मिलीग्राम डोज, it is taken in a solution as 5 cm³ of aqueous zinc ethanoate। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4.47 ग्राम है ये एक्चुअली 5 cm³ के अंदर मौजूद है, और अब आपको कंसंट्रेशन निकालनी है इन मोल पर dm³। तो ये जो जिंक इथेनोएट का आया है ये मास आया है, और आपको कंसंट्रेशन निकालनी है मोल में। अब काम ये करेंगे कि 4.47 10 to the power -3 divided by 219.4। आंसर बताइएगा। ये मोल्स आ गए मास सर अपॉन एमआर से। सर ये पहले पार्ट का गलत नहीं होगा? जी, पहले पार्ट का गलत नहीं होगा क्योंकि हमने तो क्रिस्टलाइन जिंक इथेनोएट के निकालने थे, हमने तो जिंक के निकालने। लिखा तो हुआ है यहाँ पर, वो उसमें 5 cm³ के अंदर डिसॉल्व है। नहीं सर, पहला पार्ट पहले बोल रहा हूँ सर, रिवर्स अप्रोच होगी कि 0.015 जिंक के नीचे आएगा और x वहां पर आएगा जिंक इथेनोएट के, क्योंकि हमने जिंक इथेनोएट निकालना है, जिंक थोड़ी अच्छा निकालना अच्छा, सॉरी, वो ऊपर आप कैलकुलेशन इस तरफ आ जाएगा। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। यहाँ पर ये मिस्टेक है, बिल्कुल सही। तो हमें 0.015 ग्राम जिंक गिवन है, हमें इसका मास निकालना। सॉरी, सही करें। अब बताइए आंसर क्या आ रहा है? 0.050 0.050 ग्राम्स आ गए जिंक इथेनोएट के, और अब 0.050 डिवाइडेड बाय 219.4, ये मोल आ जाएंगे।
2.27 2.28 into 10 के पावर -4 2.28 10 to the power -4 मोल, और ये मोल प्रेजेंट है इन 5 cm3। ये मोल प्रेजेंट है 5 cm3 में, तो फिर 1000 cm3 में कितने मोल होंगे? 1000 cm3 में जो भी मोल होते हैं वही हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है, दैट इज मोल पर dm3। क्या आंसर आ रहा है इसका? जीरो 0.0456 0.0456 यानी 046 मोल पर dm3। ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इथेनोएट जो हमें रिक्वायर्ड। आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 24 आप मार्क कर लीजिए, आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपने खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अगली क्लास में लेकर आएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन 25 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 26 आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। सर कौन कौन से ट्राई करने? क्वेश्चन नंबर 26 करना है और क्वेश्चन नंबर 24 का, 24 एंड 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 26 और अभी जो आपने करना है वो नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल में लिखा है कि कंपाउंड R इज अ वीक डाइप्रोटिक एसिड विच इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर। डाइप्रोटिक का मतलब होता है कि जो 2 प्रोटॉन दे सकता है, यानी जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं। H2X, यहाँ उसने आगे फॉर्मूला इस्तेमाल भी किया है, 2 हाइड्रोजन वाला एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। और उन्होंने कहा है कि डाइप्रोटिक एसिड का सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है बाय यूजिंग 1.25 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन बनाया, फिर इसमें से 25 cm³ पे पिट आउट किया और उसको टाइट्रेट किया अगेंस्ट NaOH। NaOH का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। पहले स्टेप में आपको इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है H2X और NaOH के दरमियान। जब आप NaOH और H2X के दरमियान इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो H2X में 2 हाइड्रोजन है, इट विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ NaOH। ये NaOH के 2 मोल से रिएक्ट करेगा, और जब ये 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी Na2X, यानी कि दोनों हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। ये सिंपली जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की आप इक्वेशन लिखते हैं, ये उसी तरह की इक्वेशन है। बजाय H2SO4 के यहाँ पर H2X लिखा हुआ है, तो वहां प्रोडक्ट जो बनेगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनेगा। Now use the data above to calculate the amount in moles of OH negative ion used in the titration. अच्छा, यहाँ जो लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए OH नेगेटिव आयन, एक्चुअली एग्जामिनर आपसे NaOH का पूछ रहा है। OH नेगेटिव आयन कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स NaOH से आएंगे, और NaOH के केस में आपको
कहानी गिवन है कि NaOH जो है ये 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, 21.6 इसका वॉल्यूम है, और आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट इन मोल्स. यूज योर आंसर यूज डेटा अबव टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन. OH नेगेटिव आयन का मतलब है आप NaOH निकालेंगे. तो अप्रोच यही रहेगी कि 1000 cm³ कंटेन 0.1 मोल NaOH, तो 21.6 cm³ will contain X. तो ये X will be 2.16 10 to the power -3 मोल आ जाएंगे. और ये मोल NaOH या OH नेगेटिव, बात एक ही है. ये मोल OH नेगेटिव के हैं या NaOH के हैं, बात एक ही है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज योर आंसर टू 1 and 2 to calculate the amount in moles of R present in 25. 1 and 2, 1 and 2 का मतलब इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे. और जब इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन में रेशो देखें कि 2 और 1 का रेशो है. तो NaOH का यानी OH नेगेटिव का और एसिड का जो रेशो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 मोल और ये 1 मोल है. तो फिर अगर OH 2.16 10 to the power -3 है तो H2X will be X. 1.08 into 10 की पावर -3. 1.08 10 की पावर 10 to the power -3. -3. ये आ गए मोल. और ये मोल ऑफ R है H2X, और मोल ऑफ R प्रेजेंट इन 25 cm³ है. क्योंकि हमने जो टाइट्रेशन की थी उसमें एसिड जो इस्तेमाल किया था वो 25 cm³. और अब नेक्स्ट आपको मोल्स ऑफ R निकालने इन 250. ये बड़ा सिंपल पार्ट है. ये ऑलमोस्ट पुराने क्वेश्चन की रिपीटेशन है कि 25 cm³ में अगर 1.08 10 to the power -3 मोल्स हैं तो फिर 250 cm³ में कितने मोल्स होंगे. तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1.08 10 to the power -2 और ये मोल होंगे कितने में 250 cm³. और फाइनली आपको MR कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए आप एक बात पुरानी आपको रिकॉल करनी पड़ेगी. उसने कहा था कि 250 cm³ में जो उसने R डिसॉल्व किया है वो 1.25 है, यानी कि 1.25 ग्राम आपको मास गिवन है इन 250 cm³. तो मास आपको गिवन है और यहां पर आपने जो कैलकुलेट किए हैं वो मोल कैलकुलेट किए हैं 250 में. तो अब MR निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोल, और मास 1.25 है जो आपने 250 में डिसॉल्व किया था, और मोल जो आपने कैलकुलेट किए ये 1.08 10 to the power -2. क्या आंसर आ रहा है? 116 आ रहा है. 116. ये 116 would be the MR of compound. आपको बात समझ में आ गई होगी. अब अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो. तो क्वेश्चन मैंने आपसे कहे हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे. इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है वो आप अटेम्प्ट करते रहें. साथ साथ अपने कंफ्यूजन्स जो है वो अगली क्लास में आप लेकर आएंगे बुकलेट के साथ. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा.